चैप्टर 13 पर बात चल रही है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सारा कुछ बताया है तो ये भी बता देने की में कोई बुराई नहीं है, इसलिए इसे बता रहे हैं। अन्यथा इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना कंपटीशन में आता है। लेकिन हमारे अपने मन का संतोष है, उस नाते ये बताए दे रहे हैं। आपके भाग्य से कंपटीशन में आ जाए तो लिख दीजिएगा, ये बता दीजिएगा, अन्यथा इसका कोई बहुत कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोग नहीं है। हमारा कहना तो यही रहेगा कि कानून में एक एक सेक्शन उपयोगी है और कानून में एक एक बात उपयोगी है, लेकिन ये आपकी मर्जी है, आप किसे उपयोगी मानते हैं और किसे उपयोगी नहीं मानते, उस पर हमारा कोई बश भी नहीं है। ना हम ये कह सकते हैं कि आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए, आपका मन हो तो देख लीजिएगा, न मन हो तो कोई बात नहीं। अध्याय 13 ये लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। यानी आप लोक सेवकों का जो विधिपूर्ण प्राधिकार है, जो लॉफुल अथॉरिटी है उनकी, इसका कहीं ना कहीं डिसओबीडियंस ये करते दिखाई देंगे। इस पूरे चैप्टर में जितनी धाराएं होंगी, वे सारी बातें, वे सारी धाराएं इन्हीं बातों से संबंधित होंगी कि कुछ विशेष जिसे करने का हक कानून दे रहा है पब्लिक अथॉरिटी को। पब्लिक सर्वेंट कुछ करने के लिए कानून से अधिकृत है और आप अपने कृत्य से लोक सेवक के उस कृत्य के प्रति या लोक सेवक की उस शक्ति के प्रति असम्मान दर्शित कर रहे हैं। और असम्मान दर्शित करना ये सिर्फ शब्द से होता हो ऐसा नहीं है, उल्टा है। शब्द ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो ज्यादा आपकी जो मानसिक दशा है उसकी सूचना देता है। तो आप शब्द से लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार के प्रति भले ही कुछ न कर रहे हो, लेकिन कानून ने जो उसे लॉफुल अथॉरिटी दी है उसके प्रति अपने आचरण से, अपने कंडक्ट से अगर आप डिसओबीडियंस शो करते हो, ये शो करते हो कि उसके विधिपूर्ण प्राधिकार के अनुक्रम में दिए गए आदेश का आप पालन नहीं करोगे, तो इस आदेश के अपालन की जो आपकी वृत्ति और प्रवृत्ति है, इसको दंडित किया जाना जरूरी हो जाता है। उस काम के न करने से जो नुकसान हुए उनके लिए तो आपको अलग से दंड मिलेगा, लेकिन सिर्फ डिसओबीडियंस, क्योंकि आप डिसओबीडियंस करने के लिए अधिकृत नहीं हो। पब्लिक सर्वेंट को कानून ने कोई ताकत दी तो यू आर ड्यूटी बाउंड टू शो सम रेस्पेक्ट टुवर्ड्स हिज लॉफुल अथॉरिटी, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू showing some disrespect through your conduct towards his lawful authority, then you are committing the contempt of, ठीक है, that public servant and his lawful authority also. And in this case it is necessary that you must be punished, आपको दंड मिलना ही चाहिए इस डिसओबीडियंस के लिए। बाकी चीजें बात की हैं, जैसे हमने कहा था पिछली क्लास में भी, लगातार बोलते हैं कि आपसे कहा गया जुर्माना जमा कीजिए, ठीक है, आपने जुर्माना जमा नहीं किया, तो जो आपने जमा नहीं किया सिर्फ इस बात के लिए आपको दंड दिया जाएगा। बाकी जुर्माने से आपको मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी ये डिफरेंट विषय है, और ये न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
होगा कि वो ये तय करे कि आपने जुर्माना न देने पर जो सजा उसने दी थी उसको भुगत लिया है, इसके बावजूद आपसे जुर्माना वसूला जाए या न वसूला जाए। ये बात बीएनएसएस जब चली है तब खूब हुई है। वहां लिखा है कि अगर जुर्माने में से प्रतिकर दिए जाने का आदेश या किन्हीं खर्चों को काटने का आदेश दिया गया है तब तो जुर्माना आपको देना ही देना है। आपने जुर्माने के बदले सजा भुगती है या नहीं, इससे मतलब ही नहीं, सजा तो भुगतेंगे ही आप, बिकॉज यू हैव मेड ए डिफॉल्ट, ठीक है, इन द पेमेंट ऑफ फाइन विच वॉज इम्पोज बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसलिए आप सजा तो भुगतेंगे ही जो उसने दी है जुर्माना न देने की सूरत में। इसके बाद भी बिना किसी फर्दर इंक्वायरी के आपसे जुर्माना भी वसूला जाएगा और उससे वसूलने की प्रक्रिया ये क्या होगी, ये 421 सीआरपीसी पहले थी, बाद में बीएनएसएस में और कुछ हो गया है सेक्शन, उसके अंतर्गत प्रक्रिया दी हुई कि किस किस ढंग से आप जुर्माना वसूला जाएगा आपसे, यदि उसमें से प्रतिकर या खर्चे देने का आदेश ये दिया गया। और अगर प्रतिकर और खर्चा देने का आदेश नहीं भी है तो भी ये देखा जाएगा कि आपने जुर्माने का पेमेंट क्यों नहीं किया। और अगर न्यायालय पाता है कि आपने ऐसी स्थितियों में जुर्माने का पेमेंट नहीं किया है जिनमें आपसे जुर्माना वसूला जाना ये न्याय संगत होगा, तो इस तथ्य के बावजूद कि आपको या आप पर अधिरोपित जुर्माने में से न तो किसी को प्रतिकर देना है न किसी को कोई खर्चा देना है, और आपने जुर्माने के बदले में लगने वाली सजा वो भी भुगत ली है, इसके बाद भी आप जुर्माना देने को बाध्य किए जाएंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि एक निश्चित समय सीमा तक, वो समय सीमा आपका सेक्शन 9 बीएनएस और पहले धारा 71 आईपीसी में दी रहती थी, 71 थी, 71 थी, 70, ठीक है, 70 में दी रहती थी। तो वो चीजें हैं। तो डिसओबीडियंस ये वक्ति अगर आप दर्शित करते हैं लॉफुल अथॉरिटी के प्रति तो आपकी इस वृत्ति को दंडित किया जाना जरूरी है। हां, ये बात ठीक है कि आपने डिसओबीडियंस या डिसरेस्पेक्ट जिसके प्रति दर्शित किया है उसकी शिकायत करने का हक उसी को दिया गया है। यानी जो पहले धारा 172 से लेकर और 190 तक के प्रोविजन थे, जो अब 206 से लेकर और आपके कहां तक है 226 तक, ये जो प्रोविजन है इनके लिए जो प्रोसिक्यूशन शुरू होगा वो संबंधित लोक सेवक जिसके विधिपूर्ण प्राधिकार का आपने अवमान किया है, स्वयं उसके परिवार पर या वो जिसका अधीनस्थ है उसके परिवार पर पूर्व की सीआरपीसी की धारा 195 और वर्तमान बीएनएसएस की धारा 200 मेरे ख्याल से 15 होगी, ठीक है, धारा 215 की व्यवस्था के मुताबिक, ठीक है, प्रक्रिया चलाकर आपको इस डिसओबीडियंस के लिए दंडित किया जाएगा। ये ठीक है कि इसके लिए कोई पक्षकार सिवाय उस लोक सेवक के जिसके विधिपूर्ण प्राधिकार का अपमान हुआ शिकायत दर्ज नहीं करा पाएगा। ये यहां जरूर कहा गया है। तो लोक सेवक का विधिपूर्ण प्राधिकार, इसका अपमान माना कब जाएगा और उसके लिए क्या दंड आपको मिले, ये यहां से बताना उन्होंने शुरू किया है। 206 में सबसे पहले कहा सम्मनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। ये फरार हो जाना शब्द ये अपने में आवश्यक नहीं बना था कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान को चले ही गए हों, बस इतना पर्याप्त है
कि जब आप पर सम्मन की तामील करने की कोशिश की जा रही थी, उस समय आपने अपने को छिपा लिया था, और छिपा लेने के कारण आप पर सम्मन की तामील नहीं हो पाई। बस आप वहीं बने हुए थे, कहां चले गए थे इससे लेना देना नहीं। इतना पर्याप्त है कि आपने स्वयं को छिपाया, जिस वजह से सम्मन की तामील आप पर नहीं हुई। कहता जो कोई किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा निकाले गए सम्मन, सूचना या आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाएगा, जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसे सम्मन, सूचना या आदेश को निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो। यानी ये जरूरी है कि जिस लोक सेवक ने सम्मन, सूचना या आदेश निकाला है, सम्मन, सूचना या आदेश, इन तीनों की वृत्ति ऐसी होती है कि आपको सम्मन, सूचना या आदेश के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप अमुक काम करने के लिए अमुक स्थान पर अमुक समय उपस्थित होने के लिए उस अधिकारी द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार आबद्ध हैं। ठीक है, जितने वो सम्मन, सूचना या आदेश निकाला है। तो सम्मन, सूचना या आदेश आप अपने पे तामील ही नहीं होने दे रहे, आपने अपने को छिपा लिया, अर्थात आप फरार हो गए। तो फिर इस धारा के अधीन सादा कारावास से, जिसकी अवधि 1 मास तक की, और अगर जैसे ठीक है सम्मन, सूचना या तामील, ठीक है, सम्मन, सूचना या आदेश कहता है जो कोई किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा निकाले गए सम्मन, सूचना या आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाएगा, जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसे सम्मन, सूचना या आदेश को निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम है। तो सम्मन, सूचना या आदेश इसे जारी करने के विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं। इसका उद्देश्य यह भी हो सकता है कि आप अमुक काम करें, ठीक है, या अमुक चीज लेकर न्यायालय में हाजिर हो, अमुक वस्तु न्यायालय में उपस्थित करें। और यह भी हो सकता है कि आप स्वयं न्यायालय में उपस्थित होंगे, ठीक है, या अपने अभिकर्ता द्वारा, जैसे वहां सिविल कोर्ट सम्मन निकालेगा सीपीसी में, तो 2 उद्देश्यों के लिए सम्मन निकलेगा, और बल्कि 2 उद्देश्यों के लिए सम्मन निकलेगा यह कहना भी ठीक नहीं है। एक पक्षकारों की उपस्थिति और साक्षियों की उपस्थिति के लिए सम्मन निकलेगा, लेकिन अगर कोई प्रार्थना पत्र दिया गया है तो कारण दर्शित करने के लिए नोटिस जारी होगा। सीपीसी जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है, और उसमें लिखा होता है, सीपीसी में सम्मन की भाषा देखेंगे कि आप स्वयं या अपने अभिकर्ता द्वारा, ऐसे अभिकर्ता द्वारा जो न्यायालय द्वारा वाद के संबंध में किए गए प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो, उसके द्वारा उपस्थित होंगे। तो सम्मन, सूचना या आदेश अगर आपसे या आपके अभिकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति ये चाहता है और आप उपस्थित नहीं हुए तो खाखंड लागू होगा, तब काखंड लागू नहीं होगा। कहता है सम्मन या सूचना या आदेश किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए, यह दस्तावेज अथवा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए हो, तो वह सादा कारावास है, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी। लेकिन इसके लिए कोई एफआईआर नहीं लिखेगी, बल्कि सम्मन, सूचना या आदेश जिस लोक सेवक ने दिया था वो स्वयं या वो जिस लोक सेवक का अधीनस्थ है वो यदि परिवाद करेगा, पूर्व की धारा 195 सीआरपीसी या वर्तमान की धारा 215 बीएनएस, इसकी प्रक्रिया के मुताबिक तो ही यह दंड दिया जा सकेगा। और इसके लिए जरूरी है कि वो सम्मन, सूचना या आदेश जिसने निकाला है वो अथॉरिटी उस सम्मन, सूचना या आदेश को निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम होनी चाहिए। अगर वो सक्षम नहीं थी तो भी इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, और उसे सम्मन, सूचना या आदेश का है तो वह सम्मन, सूचना, आदेश है। यानी आप वारंट से बचने के लिए फरार हो गए तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। अन्य कोई सेक्शन लगे तो लगे, ये नहीं लगेगा।
ठीक है, यह बात आपको खूब समझ लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है क्रिमिनल लॉ के साथ, आप अपनी चलाते हैं, आपकी नहीं चलेगी। सेक्शन कहता है सम्मन सूचना आदेश, सम्मन सूचना आदेश, वारंट का उल्लेख नहीं कर रहा। हो सकता है वारंट से बचने के लिए आप फरार हो तो आप उद्घोषित अपराधी घोषित हो जाए, ज्यादा दंड मिले तो मिलता रहे ज्यादा दंड। हम ये कब कह रहे हैं कि सम्मन सूचना या आदेश इससे बचने के लिए आप फरार हुए तो आप निर्दोष हो गए, आपको कोई दंड नहीं मिलेगा। हम तो ये कह रहे हैं इस धारा में नहीं मिलेगा, किस धारा में मिलेगा देखा जाएगा, जो धारा होगी उसमें मिलेगा, ये जो स्थिति बनेगी उसमें मिलेगा, लेकिन इसमें नहीं मिल सकता, क्योंकि यहां उसका संबंध सूचना या आदेश का है और क्रिमिनल लॉ का पहला नियम यही है, यहां शब्दों को बढ़ाया नहीं जा सकता, जो शब्द जैसे लिखा है बिल्कुल ठीक वैसे ही समझा जाएगा। इतने उसका संबंध सूचना आदेश तो संबंध सूचना आदेश है। अगले सेक्शन में कहता है संबंध की तामील का या अन्य कार्रवाई का निवारण करना या उसके प्रकथन का निवारण करना। कहता है प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ सम्मन और अदर प्रोसीडिंग्स और प्रिवेंटिंग पब्लिकेशन देयर ऑफ। वहां छिपा रहे हैं आप, वहां आप छिपा रहे हैं और यहां निवारित कर रहे हैं ना। जरूरी नहीं है कि आपने खुद को छिपाया हो, आप सामने भी हो सकते हैं, लेकिन निवारित कर रहे हैं। लेकिन निवारित करना मीनिंग कर रहे हैं, आपको पता है ये व्यक्ति संबंध लेकर आ रहा है, ठीक है, आपने कुछ ऐसा इंतजाम किया, कुत्ता दौड़ा दिया, कुछ भी ऐसा इंतजाम किया कि वो आपके पास तक ना आ पाए, आपके पास तक ना आ पाए, आपके पास आ गया और आपने सम्मन लेने से इनकार कर दिया, नहीं लेंगे। आपने निवारित नहीं किया है, आप इस धारा के अधीन दंडनीय नहीं है, ठीक है, आपने इनकार कर दिया, इस इनकार के जो विधिक प्रभाव होंगे वो होंगे, ठीक है, लेकिन हमने निवारित नहीं किया है। आई हैव नॉट मेड एनी एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ मी, हमने अपने स्तर पर कुछ नहीं किया, हमने उसकी लॉफुल अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया है। जब हम निवारित करने के लिए काम कर रहे हैं तो हम उसकी लॉफुल अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। आप दुस्साहस कर रहे हैं कि एक लोक सेवक आप पर सम्मन सूचना आदि तामील कराने आ रहा है, यह कोई उद्घोषणा उसका प्रकाशन वो करना चाहता है और आप उसे निवारित कर रहे हैं। निवारण करने वाला कृत्य ये जब आप कर रहे हैं एडिशनली, तो आपका दुस्साहस इस कृत्य से प्रकट हो रहा है, ठीक है। और जब हम लेने से इनकार कर रहे हैं तो ये मेरी मर्जी है, हमारा जो नुकसान होगा होने दो, ठीक है, लेकिन हमने उसकी लॉफुल अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया है, उतना हमें पढ़ के सुनाया, ठीक है। सीआरपीसी में हम लोगों ने देखा था, शायद जहां तक हमें याद पड़ता है यह लिखा था कि संबंध 2 प्रतियों में होगा, उसमें से एक लोक सेवक उसे परिदत्त करेगा और उससे अपेक्षा करेगा कि वो उसे साइन करके वापस करे, ठीक है, शायद ये लिखा था, हम नहीं करते साइन, ठीक है, तो भी इस धारा में अपराध नहीं हुआ। आपको खूब क्रिमिनल लॉ में मजा इसी बात का है, देखना पड़ेगा ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कहां होता है, कहता निवारित करता है, उसने हमें बता दिया, हमने सुन लिया, वो हमें संबंध दे रहा, नहीं लिया हमने, मेरी मर्जी, नहीं लेते, हमने उसे निवारित नहीं किया है। जब हम उसे अपने पास पहुंचने में कोई बाधा खड़ी करेंगे, नाउ ठीक है, आई हैव प्रिवेंटेड हिम, अब हमने निवारित किया, हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो कहता है जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा, जो लोक सेवक उस नाते कोई सम्मन सूचना या आदेश निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, वैध रूप से सक्षम हो, वो सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि वो वैध रूप से सक्षम है, नहीं चलेगा काम, नहीं चलेगा। उसने कहा वैध रूप से सक्षम हो, मीनिंग दैट वैध रूप से सक्षम हो, ठीक है, ही मस्ट बी लीगली इंपावर्ड,
टू इशू सच समवन नोटिस और इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर वो सद्भावपूर्वक ऐसा विश्वास करता है कि वो निकालने के लिए सक्षम है और आप उसे निवारित कर रहे हैं, तो निवारण के कृत्य के कारण, ठीक है, निवारण के कृत्य के कारण हो सकता आप हमला, उपहत्या कारित करना आदि अपराधों के दोषी हो भी जाओ, क्योंकि सेक्शन 99 आपकी मदद नहीं करेगा। सेक्शन 99 आईपीसी की बात कर रहा हूं, बीएनएस में सेक्शन याद नहीं, शायद 24 या 28 है प्राइवेट डिफेंस के संबंध में, या तो है 37 जो 99 के स्थान पर है। ठीक है, तो 37 या 99 हो सकता है आपको कोई अधिकार उपलब्ध न होने दे, क्योंकि कोई लोक सेवक अपने पदाभास में सद्भावपूर्वक काम कर रहा है तो उसका काम भले ही पूरी तरह न्यायानुमत न हो, लेकिन राइट टू सेल्फ डिफेंस आपको नहीं है। तो हो सकता है आप बलवे के दोषी हो जाओ, हो सकता है आप दंगे के दोषी हो जाओ। बलवा दंगा तो खैर नहीं, क्योंकि वो लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध हैं, और प्राइवेट डिफेंस केवल मानव शरीर के विरुद्ध या संपत्ति के विरुद्ध ये उपलब्ध है। ठीक है, हाँ, तो भी बलवे दंगे का तो हो ही सकता है, क्योंकि राइट टू सेल्फ डिफेंस मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप बलवे के हो जाओ दोषी, दंगे के हो जाओ दोषी, उपहत्या के दोषी हो जाओ, हमले के दोषी हो जाओ, चाहे जो कुछ हो जाए, बस आप 70, ठीक है, 178 आईपीसी या 207 बीएनएस इसके दोषी नहीं हो सकते। ठीक है, बिकॉज ही वॉज नॉट लीगली एम्पावर्ड टू इशू सच समन प्रोसेस और notification, but he has issued in the bona fide belief that I am empowered। ठीक है ना, तो उसने इस विश्वास को सद्भावपूर्वक रखते हुए जारी किया, तो आपको निवारण का हक था। ठीक है, क्योंकि वो वैध रूप से आबद्ध होता तो निवारण का हक नहीं होता। ठीक है ना, हक था, आपने निवारण किया, लेकिन आपको शांतिपूर्ण उपाय ये उपयोग में लाने चाहिए थे, और शांतिपूर्ण उपाय उपयोग में लाते समय भी आप अपनी ही रिस्क पर ये शांतिपूर्ण उपाय उपयोग में ला रहे थे, क्योंकि किसी भी क्षण आपका कदम उस सीमा को क्रॉस कर सकता था जहां से अपराध की सीमा शुरू हो जाती है, और आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस मिलता नहीं, क्योंकि वो सद्भावपूर्ण अपने पदाभास में काम कर रहा था। ठीक है ना, भले ही लीगली इंपावर्ड नहीं था। तो ये करेंगे आप अपने रिस्क पर, आप अपना रिस्क उठाइए, जो होगा सो होगा। लेकिन आप किसी अपराध के दोषी हो जाओ, 178 या 207 के दोषी आप नहीं हो सकते, क्योंकि वहां लिखा है वैध रूप से सक्षम। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप किन्हीं अन्य अपराधों के दोषी, उसके तो हो ही सकते हैं आप। ये मजेदार होता है क्रिमिनल लॉ में, किन अपराधों के दोषी, यही तो बात होती है जब आरोप की विरचना होगी। इन धाराओं में नहीं बनता, ठीक है ना, हम ये कहते हैं इनमें नहीं बनता आरोप, जिसमें बनता हो उसमें बना दो। ठीक है ना, जैसे पहले 226 सीआरपीसी थी जिसमें उन्मोचन, उसने कहा कि जब सामने रखे अभिलेख, प्रतिपक्ष और अभियोजन तीनों को सुनने के उपरांत, और जो विवेचना के दौरान संकलित हुआ उस पर विचार करने के उपरांत, न्यायालय यह पाता है कि कोई अपराध नहीं बनता, ही में डिस्चार्ज, लेकिन उसने डिस्चार्ज नहीं किया, तो जो नॉर्मल व्यू बनता है एक विद्यार्थी का वो ये कि अब चार्ज बनेगा, और उसके बाद भी वो चार्ज बनाता है, फिर रिवीजन होता है कि नहीं बनना। अब आप कहेंगे कि साहब डिस्चार्ज तो किया नहीं, तो अब चार्ज तो बनेगी, ये कहां लिखा है डिस्चार्ज नहीं किया तो चार्ज ही बनेगा। हाँ चलो ये लिखा है, लेकिन ये कहां लिखा है कि जिन धाराओं में आप बना रहे हो उन्हीं में बनेगा, ये तो कहीं नहीं लिखा। हम ये कह रहे हैं इन धाराओं में नहीं बनता, जिनमें बनता हो बना दो। ठीक है, इन धाराओं में नहीं बनता। एक बार ऐसा हुआ था हमारे वकालत जीवन में, हमने डिस्चार्ज लगाई, खारिज, कोई बात नहीं, और हमें मालूम था इसमें चार्ज बनता ही नहीं है, बनाया चार्ज उन्हें, फिर लगाया रिवीजन,
कि साहब इन इन धाराओं में नहीं बनता। अब वो सेशन जज हमसे कहें, अरे भाई डिस्चार्ज आपकी खारिज है, बिल्कुल खारिज है। बोले 4 तो बनेगा। हमने कहा साहब बनेगा। फिर आपका रिवीजन किस बात? हमने हमारा रिवीजन इस बात पे कि इन धाराओं में नहीं बनेगा। बनाइए जिन धाराओं बनता हो। अंततः फिर वो वहीं से डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि किसी धारा बनी नहीं रहा था। ठीक है, तो सवाल ये है कि व्यक्ति दंडित होगा, लेकिन कौन सी धारा में? He was not legally empowered to issue such process summon or notice. तो हमने जो अपराध किया हो उसके लिए दंडित करो। लेकिन आप 207 या 178 की बात कैसे उठा सकते हो? वहां तो लिखा है कि जो कोई लोक सेवक द्वारा, जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा, जो लोक सेवक उस नाते कोई संबंध, सूचना या आदेश निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, निकाले गए संबंध, सूचना या आदेश की तामील अपने पर या किसी अन्य व्यक्ति पर होना किसी प्रकार साक्ष्य निवारित करेगा। हमने धोखे में निवारित कर दिया। ठीक है ना? बाई चांस हम उसी समय कुत्ता घुमाने निकले और हमने दौड़ाया, उसी समय वो संबंध सूचना नोटिस, कुत्ता दौड़ा, उनके काट लिया, वो अस्पताल चले गए, संबंध सूचना तो एक तरफ लग गई। ठीक है, तो लेकिन ये साक्ष्य निवारित हमने नहीं किया। तो साक्ष्य निवारित करना जरूरी है, अथवा किसी ऐसे संबंध, सूचना या आदेश का किसी ऐसे स्थान में विधि पूर्वक लगाया जाना निवारित करेगा, और या फिर संबंध, सूचना या आदेश विधि पूर्वक लगाया जा चुका है और उसे साक्ष्य हटाएगा। साक्ष्य ये नहीं जैसे आप बिना आशय के ही पेड़ की पत्तियां तोड़ते हैं, बिना आशय के ही किताब के पन्ने ऐसे ऐसे करके मोड़ते हैं, उसे फट डालते हैं, बिना आशय के ही रोडवेज की गद्दी काटते हैं। तो हो सकता है आप रोडवेज की गद्दी काटो तो रिश्ती का अपराध करो, मिसचीफ का, ये संभव है। ठीक है, मिसचीफ हो सकती है, लेकिन यहां ठीक है, हालांकि गद्दी काटने का तो यहां कोई संबंध भी नहीं, लेकिन फिर भी हम सिर्फ समझाने के लिए बात कह रहे हैं कि अन्य जगह पर हो अपराध तो हो, लेकिन यहां चूंकि आशय जरूरी है, साक्ष्य निवारित करता है, साक्ष्य हटाता है। ठीक है ना? इसलिए यहां आशय होना जरूरी है। कहता साक्ष्य हटाएगा किसी ऐसे लोक सेवक के प्राधिकाराधीन की जाने वाली किसी उद्घोषणा का विधि पूर्वक किया जाना साक्ष्य निवारित करेगा। वो उद्घोषणा करना चाहता है विधि पूर्वक, वो तुम करने ही नहीं दे रहे उसे, निवारित करेगा। मीनिंग देयर बाय यू आर डूइंग सम पॉजिटिव एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ यू टू प्रिवेंट हिम। ठीक है ना? आपने कुछ किया है, इसलिए जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसी उद्घोषणा किया जाना निर्दिष्ट करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो। ठीक है, तो वो सादा कारावास है। ठीक है, और न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने या उसके लिए तो फिर सजा बढ़ेगी। ठीक है ना? जो जिसका निवारण किया आपने, जिस घोषणा का, जिस संबंध का, जिस सूचना का, जिस नोटिस का, वो स्वयं आपके या आपके अभिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने के लिए ही जारी किया गया था कि आप ही को उपस्थित होना है या किसी दस्तावेज को पेश कराना है, और उसे आपने निवारित किया। तो फिर एक एग्रावेटिंग सर्कमस्टांस है जिसकी वजह से आपकी सजा बढ़ेगी। ठीक है, खाखंड में। अब ये तीसरा कंटेम्प्ट का स्वरूप है। पहला कंटेम्प्ट का स्वरूप क्या हुआ? छिपा लिया आपने अपने को। दूसरा कंटेम्प्ट का स्वरूप क्या हुआ? निवारित किया आपने। छिपाया तो भी पॉजिटिव एक्ट किया है, यद्यपि उस पॉजिटिव एक्ट का संबंधित व्यक्ति से कोई मतलब नहीं रहा, वो आप ही के व्यक्तित्व तक सीमित रहा, क्योंकि तुमने खुद को छिपाया, मिलने नहीं दिया उसे। और दोस्तों, साथ में जो कुछ आपने किया दैट वाज प्रिवेंशन। ठीक है, और प्रिवेंशन होने के कारण उस एक्ट का प्रभाव संबंधित व्यक्ति पर भी आएगा, नहीं तो प्रिवेंट वो होगा ही नहीं जब तक उस पर प्रभाव नहीं होगा। अब आप मक्कारी जिसे कहते हैं वो दे रहे हैं, कहां? 208 में। न निवारित किया, न छिपाया, हो जाने दिया अपने तामील, लेकिन अब आपने जो उसके विधिपूर्ण प्राधिकार के प्रति असम्मान दर्शित करने का तरीका अपनाया है, वो तरीका ये कि कर लो, कुछ आएंगे ही नहीं, देते रहो संबंध सूचना नोटिस।
या आएंगे तो दरवाजा छुएंगे और चले जाएंगे। मीनिंग दर भाई, आप तो जो अपेक्षित था जिस समय तक वहां उपस्थित रहना, रहे नहीं, तुम्हारे लिए थोड़ी बैठी थी अदालत। अदालत क्योंकि हम वहां रहते हैं इसलिए मेरे मुंह से अदालत निकल रहा। मीनिंग दर भाई, जिस लोक सेवक ने तुम्हें आहूत किया था वो तुम्हारे लिए नहीं खाली बैठा था। उस वक्त अन्य महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं, कुछ आएंगे, जल्दी कराई लो हमारा बयान, ना है तो फिर हम यही ना, उन्हें हम सबसे पहले भगाते हैं, भाग बैठ जाओ यहां चुपचाप जितने बैठे हैं अब। और बिल्कुल ऐसा भी नहीं करते कि उसकी इस बात से नाराज होकर हम उसे लेट करें, नहीं, जिस नंबर पर है वो उसी नंबर पर बुलाएंगे। और बाकी कह देते हैं तुम्हारा मर्जी है चले जाओ, बाकी तो बहुत व्यवस्था है, सरकार है, पूरी पुलिस है, पूरी नीला एक ट्रक है, चिंता मत करो, तुम्हें बुला तो हम लेंगे ही, जाओ चले जाओ। तो आपके लिए वो खाली नहीं बैठे हैं, तो आप उस समय तक रुकेंगे, ये भी डिसोबीडियंस है कि आप आए और चले गए कि कोई बात हुई। तो ये अगला तरीका है डिसोबीडियंस का या कंटेम्प्ट को शो करने का। क्या कहता, जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा निकाले गए उस संबंध सूचना, आदेश या उद्घोषणा के पालन में जिसे ऐसे लोक सेवक के नाते निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम है, किसी निश्चित स्थान और समय पर स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस स्थान या समय पर हाजिर होने का साक्ष्य लोप करेगा, या उस स्थान से जहां हाजिर होने के लिए वह आबद्ध है उस समय से पूर्व चला जाएगा, जिस समय चला जाना उसके लिए विधिपूर्ण होता। ठीक है, वह सादा करावास से आप आबद्ध थे, उस सूचना, संबंध या नोटिस के कारण आबद्ध थे, एक बात हुई। और दूसरा, आपको संबंध, सूचना या नोटिस में उल्लिखित किया गया था कि आप आएंगे, ये दूसरी बात हुई। ठीक है, हमने संबंध आप पर तामील करा दिया, आप आबद्ध हैं कि आप उपस्थित हो हमारे सामने, और आपने इसका डिसोबीडियंस किया, चाहे उपस्थित न होके और चाहे उपस्थित होके समय से पहले जाकर। एक बात यह हुई, तब एक मास। और दूसरा, हमने आपसे ही कहा था संबंध, सूचना या नोटिस से कि तुम उपस्थित होगे व्यक्तिगत रूप से या तुम्हारा अभिकर्ता उपस्थित होगा, और फिर तुम उपस्थित नहीं हुए। कुछ नहीं कहा था हमने, सिर्फ संबंध भेजा था आपको, ये एक स्थिति है। और आपको नाम लिखकर संबंध भेजा, ये दूसरी स्थिति है। आपको व्यक्तिगत तौर पर तलब किया, फिर भी आप नहीं आए या समय से पहले चले गए, तो फिर खाखंड लागू होगा और 6 मास या 10,000 रुपए तक कहता है का उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए सफीना। सफीना संबंध का एक रूप होता है, अरबी शब्द है। ठीक है, सफीना के पालन में उस न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उपसंजात होने में साक्ष्य लोप करता है। इस धारा में परिभाषित अपराध उसने किया है। और का जिला न्यायाधीश द्वारा निकाले गए संबंध के पालन में उस जिला न्यायाधीश के समक्ष साक्षी के रूप में। अब साक्षी के रूप में तो तुम ही बुलाया है, साक्ष्य तो कोई और नहीं दे देगा, क्योंकि साक्षी के रूप में उसने आबद्ध किया है, आहूत किया है, तो तुम्हें ही उपस्थित होना है। ठीक है, और फिर आपने डिसोबीडियंस किया तो खाखंड लागू हो जाएगा। सामान्य संबंध है तो काखंड, और कोई विशेष काम जो आप ही कर सकते हैं इसलिए आप ही को आहूत किया है, या आपके एजेंट उसे कर सकते हैं इसलिए एजेंट को ही आहूत किया, और फिर भी तुम नहीं आए, तो ये एक गंभीर परिस्थिति है। और इसमें आपको 208 के मुताबिक का और ख में दंडित किया जाएगा। और आपका आईपीसी पूर्व की देखेंगे तो 172, 73, 174 होना चाहिए। ठीक है, ये 174 होना चाहिए। और आपका 209 ये कहता है जो कोई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 जो पहले 82 थी, ठीक है, जो पहले 82 थी कि उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित किसी उद्घोषणा की अपेक्षा अनुसार, ये पहले 175, ठीक है, 175 होगा, कहता है कि विनिर्दिष्ट स्थान और विनिर्दिष्ट समय पर हाजिर होने में असफल रहेगा तो वह कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, क्योंकि उद्घोषणा कब जारी होती है। अगर आपको प्रक्रिया ध्यान में होगी, बीएनएस जब बताई गई थी तो कहा था
कि वारंट जब जारी हो जाएगा और उसका पालन नहीं होगा तब 82 की उद्घोषणा जारी होगी, उससे पहले नहीं होगी। ठीक है। और व्यक्ति अगर आपके विरुद्ध अजमानती अपराध है तो आपको बिना वारंट गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकृत है, लेकिन आप किन्हीं घरों में घुसे हो सकते हैं या राज्य के बाहर हो सकते हैं, तो हर अधिकारिता में पुलिस अधिकारी आपका पीछा कर सके, इसके लिए उसे वारंट की जरूरत है। ठीक है, इसलिए वो वारंट अप्लाई करते हैं, अदरवाइज उन्हें वारंट की कोई जरूरत नहीं है। भाई आपके ऊपर अजमानती अपराध करने का अभियोग है और अगर वो अभियोग 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है तब तो कुछ करना ही नहीं। और 7 से या 7 तक के कारावास से वो दंडनीय, तो भी 5 स्थितियां अगर मौजूद हैं तो वो आपको गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत है, उन्हें किसी वारंट की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी चूंकि उन्हें गिरफ्तारी करने के प्रयासों में अनेक स्थानों पर जाना पड़ सकता है, इसलिए वे सुरक्षित मानते हैं कि वारंट जारी करा लिया जाए। और आप जानते हैं पूर्व की धारा 70 थी, अब जितनी भी हो गई हो उसमें न्यायालय अधिकृत है वारंट जारी करने के लिए। ठीक है ना, उसमें तो खैर वारंट किस समय तक होगा ये लिखा है, फिर वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे, ठीक है, वो सारी चीजें लिखी हुई है, तो वो वारंट ले लेते हैं। और जब वारंट जारी हो जाएगा, आफ्टर द इशुएंस ऑफ वारंट दे में अप्लाई टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट कंसर्न, यानी जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अपराध हुआ है, जिसके कारण यह सचो जिसके थाने पर उस न्यायिक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता है, उससे वो वारंट मांग सकता है कि हमें वारंट दे दीजिए, वारंट मिल जाएगा। उसके बाद 82 की एप्लीकेशन ये लगेगी, या जो अब बीएनएसएस में 84 कहने लगी है उसकी एप्लीकेशन लगेगी। और जो प्रार्थना पत्र लग जाएगा देन दे में इशू द डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 84 बीएनएसएस और 82 सीआरपीसी, and according to that declaration they will require, ठीक है, that you must present at such time at such place at, ठीक है, such date आप उपस्थित होंगे। तो इतना प्रोसेस आपके लिए चला है और इतना प्रोसेस तभी चलेगा जब आप अपने को पुलिस अधिकारी को उपलब्ध नहीं करवाएंगे, अदरवाइज वो वारंट क्यों लेगा, अदरवाइज वो क्यों कुछ करेगा अगर आप उपलब्ध रहेंगे। इसका मतलब अगर 82 की उद्घोषणा जारी होने की स्थिति आई तो डेफिनेट है कि आपने गड़बड़ तो की है, आप उपलब्ध तो नहीं रहे पुलिस अधिकारी को, ये तो तय है। अब आपकी अनुपलब्धता क्यों थी, यह सवाल उठता है। इसी का विचारण इस धारा में किया जाएगा, मतलब 209 का आरोप जब आप पर बनाया जाएगा तो इसी बात का विचारण होगा कि जो आपकी अनुपलब्धता थी 82 की उद्घोषणा या 84 की उद्घोषणा हो जाने के बाद भी और उद्घोषणा जारी होने के बाद भी आप संबंधित स्थान पर उपलब्ध नहीं हुए, तो क्यों नहीं हुए। अगर ये पाया गया कि साक्ष्य आपने उपस्थित होने में लोप किया तो आप 3 साल की सजा इस केवल लोप के लिए, बाकी जो जिन अपराधों में आप वांछित थे, जिनकी वजह से आपके खिलाफ 82 की उद्घोषणा हुई, उनमें जो मिलेगा दंड वो तो एडिशनल है। भाई 82 की उद्घोषणा तुम्हारे खिलाफ इसीलिए तो हुई होगी कि या तो तुम किसी अपराध के अभियुक्त हो गए, ठीक है, तो उसका विचारण होगा, उसमें जो होगा तो होगा, शेष आप जो उपस्थित नहीं हुए इसके लिए 3 साल। और आपको मालूम है कि समस्त आदेशिकाएं साक्षियों के विरुद्ध भी जारी हो सकती हैं, सम्मन वारंट 82 की उद्घोषणा 83 सब जारी हो सकता है। तो अगर आप साक्षी हो तो खाली 3 साल की सजा से दंडित हो गए, क्योंकि अपराध तो आपने कोई किया नहीं, लेकिन ये तो कर ही दिया, ठीक है। तो कहता है उद्घोषणा के अपेक्षानुसार निर्दिष्ट स्थान और समय पर हाजिर होने में असफल रहेगा
वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, या समुदाय सेवा से, ये नया ले आए, दंडित किया जाएगा। और जहां उस धारा की उपधारा 4 के अधीन कोई ऐसी घोषणा की गई थी जिसमें उसे उद्घोषित अपराधी के तौर पर घोषित किया गया था, वहां ऐसे कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। बीएनएस की सेक्शन 84, उसमें सबसेक्शन 4 इस बात से संबंधित है, आपको बताया गया है कि कब कब आपके हाजिर न होने पर उद्घोषणा के किए जाने के बाद भी आपको उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है। तो अगर आप उद्घोषित अपराधी वहां घोषित हुए हैं और फिर भी उद्घोषणा के पालन में उपस्थित होने में असफल हुए हैं, तो आपको 7 साल की सजा ये मिलेगी। और ये थोड़ा सुधार लाएंगे, आप चाहे साशय असफल हुए और चाहे बिना आशय के। यहां सिर्फ असफल शब्द उन्होंने लिखा है, ये नहीं लिखा कि साशय असफल रहने की दशा में उसे 3 वर्ष या 7 वर्ष की सजा मिलेगी। उसने कहा असफल रहता है, बस इतना ही कहा है। ठीक है, अब साशय का या आशय का यहां पर क्या महत्व होगा, इसी बात पर फिर सुप्रीम कोर्ट तक मसला जाता है। फिलहाल बेर को देखने से यह लग रहा है कि आप असफल रहे, बस इतना पर्याप्त है, आशय का कोई मतलब नहीं है। बेर देखने से ऐसा लग रहा है, लेकिन जहां तक हमें लगता है कि मसला अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए तो यहां फिर आशय आवश्यक माना जाना चाहिए, ये न्यायोचित है। कोई भाई ऐसा हो सकता है कि उसे पता ही ना लगा हो, ये भी हो सकता है कोई मजबूरी रही हो, ऐसी दशा में उसे दंडित करना ये तो कानून की निगाह में ठीक नहीं होगा, लेकिन लिखा यही है। ठीक है, तो आप देखें 210 से कुछ याद नहीं करना, 210 में छिपा लिया आपने, 207 में निवारित किया आपने, 208 में अलग ढंग आपने अपना लिया, या तो हाजिर ही नहीं हुए, हाजिर हुए तो निकल लिए। ठीक है, उसका 209 में 82 की उद्घोषणा हो गई और फिर भी आप हाजिर नहीं है, तो यू आर शोइंग सम डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द कमांड ऑफ, टुवर्ड्स द ऑर्डर ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, और ये वृत्ति आपकी ठीक नहीं है नागरिक और सामाजिक जीवन के लिए। इसलिए सिर्फ इसी बात के लिए दंड का प्रावधान यहां किया गया है। आगे कहता है, आपको दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज पेश करने का लोक, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट आपसे इस बात को अपेक्षित कर रहा है कि आप उसके सामने कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख ये प्रस्तुत करें, और आप उसके सामने लेकर जा ही नहीं रहे। ठीक है, फेक लेकर जाएंगे वो अलग स्थिति है। ठीक है, तब आपका मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना वो आएंगे। ठीक है, आप लेकर गए और फेक लेकर गए वो अलग स्थिति है। ठीक है, उसमें तो फिर फोर्स डॉक्यूमेंट बनाना, मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, वो सारे सेक्शन एप्लीकेबल हो सकते हैं, बट फोरजोर्ज की बात नहीं है। अब तो गई नहीं, बात ही खत्म हो गई। अब तो ये बात नहीं, अब दुनिया से ऊपर है, दुनिया से ऊपर। जैसे जो सो कॉल्ड जो सामाजिक लोग होते हैं, सो कॉल्ड, जिन्हें अननेसेसरी अखबार वाले बहुत बड़ा आदमी बना देते हैं कि जो समाज सेवी है, उनके साथ कोई अपराध कभी हो जाता है, वो कहते हम थाने जाएंगे। एक आदमी ने हमसे कहा था, तो हमने कहा कि जब इंदिरा गांधी मरी तो उनके बेटे को भी थाने ही जाना पड़ा रपट लिखाने। आप ही जाओगे थाने, पुलिस नहीं आएगी यहां आपकी रिपोर्ट लिखने के लिए। उसके लिए प्रोविजन सिर्फ सीआरपीसी में तभी है जब बलात्कृता महिला हो, उसके आवास पर एफआईआर लिखे जाने का प्रावधान है, बाकी नहीं है। तो तुम ही जाओगे, और तुम जाओगे तो खूब गाजे बाजे के साथ हंसते रोते हर तरीके से जाओगे। तुम समझा क्या है? लोगों को ऐसा लगता है ना जाने वो क्या है। आपको व्यवस्था का सम्मान ये करना सीखना चाहिए। ठीक है, व्यवस्था है, उसमें क्या है। ठीक है, हम तो हमारी बातों से आपको कभी ये नहीं लगा होगा कि न्यायालय में बैठे हुए न्यायिक अधिकारियों को आवश्यकता से अधिक हम कोई काबिल मानते हैं। ठीक है, कभी नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि आपसे कम नहीं, ज्यादा नहीं तो कम हम भी नहीं जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी वहां की एक व्यवस्था है, वहां का एक सम्मान है। वो डायस पे जो होगा वो हमें बाजार में मिलेंगे तो उन्हें हम पहचानेंगे भी नहीं। हम कौन हो तुम, हम जानते ही नहीं।
लेकिन डायस पर जो बैठा है वो तो न्यायाधीश है, उसका सम्मान तो करना ही होगा। ठीक है, वो आप कैसे नकार देंगे? तो व्यवस्था का सम्मान ये आपको सीखना चाहिए। तो आपसे कहा गया कि आप अमुक डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख लेकर आइए, आप आए नहीं। ठीक है, तो फिर इस न लाने की प्रवृत्ति के लिए आपको दंडित किया जाना जरूरी है। और उसकी व्यवस्था 210 करा कहता, जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश करने या परिदत्त करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, वैध रूप से आबद्ध नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एविडेंस एक्ट में धारा 130 है, 129 पुराने एविडेंस एक्ट की बात करना है। ठीक है, पुराने एविडेंस एक्ट में 29 तो नहीं, 130, 131 ये सेक्शन है जिनमें अपने संपत्ति विलेख, ठीक है, जो मेरे संपत्ति विलेख, ठीक है, ऐसे मामलों में जिसमें हम पक्षकार नहीं हैं, ठीक है, प्रस्तुत करने के लिए हम आबद्ध नहीं हैं। हमें कोई न्यायालय मजबूर नहीं कर सकता कि हम अपने संपत्ति विलेख उस मामले में प्रस्तुत करें जिनमें हम पक्षकार नहीं हैं, या किसी के संपत्ति विलेख मेरे पास रखे हैं, ठीक है, और कानूनन रखे हैं। कोई अधिकार है हमारा, जैसे हम हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधकी हैं। भाई, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक होता है जिसे हम सामयिक बंधक कहते हैं। बंधक 6 प्रकार के हैं, उनमें से छठा है सामयिक बंधक, जिसे हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, ये भी सामयिक बंधक शायद सादा बंधक कहते हैं, नहीं, सादा बंधक अलग है, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक को ही सामयिक बंधक कहते हैं। तो सामयिक बंधक में हक विलेख हमारे पास होंगे, तो वो हक विलेख तो मेरे हैं, सॉरी, उस व्यक्ति के हैं जिसके हम बंधकी हैं। और किसी डिस्प्यूट में उन हक विलेखों की जरूरत पड़ गई तो जब तक वो बंधकी हमें अनुमति न दे, हमें कोई न्यायालय इस बात के लिए विवश नहीं कर सकता कि उस प्रोसीडिंग में हम उनको प्रस्तुत करें। हां, जहां हम पक्षकार हैं वहां की बात अलग है, वहां की बात अलग है। तो अगर हम वैध रूप से आबद्ध नहीं हैं किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को प्रस्तुत करने के लिए, तो फिर इस सेक्शन का ऑपरेशन हमारे खिलाफ नहीं हो सकता। बट इफ आई एम लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस, ठीक है, जैसे लिखा है ना कि आप अपने हक के समर्थन में जिन दस्तावेजों पर निर्भर करने का विचार रखते हैं, जब हम लोग सीपीसी पढ़ेंगे तो देखेंगे, उन्हें आप अपने दावे के साथ या अपने लिखित कथन के साथ प्रस्तुत न्यायालय में पहली बार में ही कर देंगे। और अगर आपने पहली बार में नहीं किया तो कालांतर में आप न्यायालय की अनुमति के बिना उन्हें प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो ऐसे दस्तावेज, ठीक है, जिन्हें आपको प्रस्तुत करना ही चाहिए या आपको प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय बाध्य कर सकता है, उन्हें उसने आहूत किया है और यह अपेक्षा आपसे की कि वे आप लेकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है और चाहे डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है, और आप गए नहीं तो सादा कारावास से। ठीक है, अगर किसी सिंपल लोक सेवक के संबंध में के समक्ष उसे पेश होना है तो सादा कारावास है, और न्यायालय के समक्ष पेश होना है तो फिर खाखंड। ठीक है ना? क्योंकि पब्लिक सर्वेंट इसकी तो 12 श्रेणियां हैं। ठीक है, तो 11 श्रेणियों के लोक सेवकों के समक्ष प्रस्तुत होना है और आप लेके नहीं गए तो काखंड। और 12वीं श्रेणी न्यायालय के समक्ष अगर आपने प्रस्तुत करने से इनकार किया तो खाखंड लागू होगा और आपको 6 मास तक की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना, सिर्फ पेश न करने के लिए, सिर्फ डिसोबीडियंस के लिए, सिर्फ डिसरेस्पेक्ट के लिए। हाँ, ये ठीक है कि परिवाद इसके लिए संबंधित लोक सेवक ही लाएगा, और ये बात रखी इसलिए गई कि लोक सेवक चूंकि एक निष्पक्ष व्यक्ति होगा, वो आपकी स्थिति को ठीक प्रकार से समझ सकेगा कि नो डाउट आप नहीं लाए, लेकिन क्यों नहीं लाए, कोई परेशानी थी, कोई बात थी, नहीं लाए, परेशानी थी, बात थी, कोई बात नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा होगा कि 82 को घोषणा मानकर या 84 को घोषणा मानकर
उपस्थित होने में असफल रहता है तो दंड मिलेगा, लेकिन किसकी? लोक सेवक के परिवार पे ही तो मिलेगा, या वो जिसका अधीनस्थ उस लोक सेवक के परिवार पे। तो लोक सेवक परिवार करेगा कब? जब वो इस निष्कर्ष पर आ जाएगा कि आपके इस प्रकार असफल रहने के पीछे कोई न्याय संगत आधार नहीं है। और जब न्याय संगत आधार नहीं है तो कंप्लेंट कर रहा है, ठीक है, वो आपसे चिढ़ता तो नहीं है, ठीक है भाई, वो चिढ़ता नहीं है आपसे, उसने वो क्यों झूठ बोल रहा है, ठीक है। जैसे एक मर्डर केस में पुलिस ये कह रही है केस मर्डर का है, ठीक है, 5 गवाह भी ये कह रहे हैं कि इन्होंने मारा, और एक सब इंस्पेक्टर भी ये कह रहा है कि हम गांव में गश्त करने गए थे और ये मार रहे थे। ये 5 कह रहे हैं, ये बात ठीक है, ये इनके परिवार के हैं, आपको बताना चाहते हैं, सारी बातें ठीक है। ये पुलिस का इंस्पेक्टर क्यों कह रहा है? पुलिस सब इंस्पेक्टर ये कह रहा है कि हमने इन्हें पकड़ा, इनके पास चाकू निकला, झूठ बोल सकता है वो, आपको बताने के लिए कह रहा है वो, ठीक है। लेकिन कत्ल वो नहीं कह रहा है, कत्ल की रपट तो मिस्टर यम ने लिखाई है आपके खिलाफ, ठीक है, और मिस्टर यम से ही आपकी दुश्मनी है, जो भी है उन्होंने लिखाई है। मिस्टर यम और 4 गवाह और कह रहे हैं कि मारा है आपने, और वो भी कह रहा है मारा है, तो वो क्यों कह रहा है आपके खिलाफ? वो तो जाने किस जिले ट्रांसफर होकर यहां आया, उससे तो आपकी कोई दुश्मनी नहीं, वो तो आपको जानता भी नहीं, वो क्यों आपके खिलाफ है? इन बातों का बड़ा महत्व होता है, ठीक है। तो पब्लिक सर्वेंट आपके खिलाफ क्यों है, ठीक है, तो पब्लिक सर्वेंट इसीलिए रखा गया है कि वो आपसे दुश्मनी नहीं मानता है। अगर वाकई उसे लग रहा होगा कि यू हैव शोन सम डिसरेस्पेक्ट टुवर्ड्स द lawful authority of himself, only then he will file the complaint, ठीक है ना, before the competent court through that procedure which was provided in BNSS under section 215, ठीक है, and previously which was provided under section 195 of the CRPC। इसीलिए बातें रखी गई, ठीक है। तो आपका कहता है दृष्टांत में जिला न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए लोप करता है, तो कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अब कहता है सूचना या इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तला देने का लोक, द पर्सन हु इज लीगली बाउंड, इफ यू आर नॉट बाउंड लीगली, ठीक है, एंड यू हैव मेड ए ओमिशन, आपने सूचना नहीं दी जो 211 में वर्णित है, तो आपने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन अगर आप लीगली बाउंड हैं तो फिर आपको सूचना देनी होगी उस लोक सेवक को जिसे देखने के लिए सूचना आप लीगली बाउंड हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते तो 211 लागू होगी। कहता है जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर कोई सूचना देने या इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से और समय पर ऐसी सूचना या इत्तला देने का साक्ष्य लोप करेगा। आप पढ़ेंगे धारा 39 सीआरपीसी, पहले सीआरपीसी बोलना है, धारा 40 सीआरपीसी, ठीक है, जो मेरे ख्याल से धारा 34 और 33 बीएनएसएस हो गई होंगी, क्योंकि 35वें बिना वारंट गिरफ्तारी है और पहले सीआरपीसी में 41वें बिना वारंट गिरफ्तारी थी, तो 40 और 39 थी। अब बिना वारंट गिरफ्तारी 35 में है, तो मेरा ख्याल है 34 या 33 में होना चाहिए। उसमें आपसे अपेक्षा की गई कि कुछ अपराधों के होने की संभाव्यता, ये अगर आपको पता लग जाए, देन यू आर लीगली बाउंड, ठीक है, कि आप निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सूचना दें। और मानो अंग, लाश आदि बरामद होने का, ठीक है, बड़ा आप कहीं देखें तो आप पुलिस को सूचना दें या निकटतम मजिस्ट्रेट को सूचना दें। आप तब अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, देन आप 211 के दोषी होंगे। अदरवाइज इफ यू आर नॉट लीगली बाउंड,
तो आप इस धारा के दोषी नहीं हो सकते। कहता है जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर कोई सूचना देने या इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से और समय पर ऐसी सूचना या इत्तिला देने का साक्ष्य लोप करेगा। विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से, समय पर, विधि जो समय कहती है उस पर, और जिस स्थान पर सूचना देना अपेक्षित करती है उस स्थान पर। पहले ये सेक्शन 176 था, अब आपका 211। ठीक है, 206 में आपका छिपाना, 207 में निवारित करना, 208 में उपस्थित न होना या चले जाना, 209 में उद्घोषणा, 210 आप डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, और 211 में यू आर लीगली बाउंड टू इन्फॉर्म द पब्लिक सर्वेंट, और आप पब्लिक सर्वेंट को कुछ नहीं बता रहे तो फिर सादा कारावास है। सूचना, अपराध के होने की सूचना उसने नहीं कही है, उसने कहा कोई सूचना जो आप पब्लिक सर्वेंट को देने के लिए बाध्य हैं। टैक्स चुरा रहा है कोई टैक्स चोरी कर रहा है, अगर टैक्सिंग इंस्टीट्यूट में लिखा है, ऐसा हमने पढ़े नहीं है कि टैक्सिंग इंस्टीट्यूट में अगर ये लिखा है कि चोरी की सूचना आप देंगे, हमने बिजली अधिनियम भी पूरा नहीं पढ़ा हो सकता उसमें भी ये लिखा हो कि बिजली चोरी हो रही तो आप सूचित करेंगे। ठीक है, तो जहां भी कानून ये अपेक्षा कर रहा है कि आप किसी कृत्य की सूचना संबंधित लोक सेवक को दें, वो लोक सेवक पुलिस है जरूरी नहीं है, वो लोक सेवक मजिस्ट्रेट है जरूरी नहीं है, लोक सेवक जज है जरूरी नहीं, लोक सेवकों की 12 श्रेणियां, तो आप देंगे। और अगर नहीं देंगे तो इस सूचना न देने का परिणाम यह होगा कि 1 मास, और अगर दी जाने वाली सूचना अपराध के निवारण के लिए जरूरी हो, यानी आपके सूचना न देने के परिणाम स्वरूप स्थिति क्या बनी कि अपराध के होने में सहायता मिली, तो हो सकता अबेटर भी मान लिए जाओ, हो सकता अबेटर भी मान लिए जाओ। ठीक है, तथ्यों के मुताबिक, लेकिन यहां तो खाखंड लागू ही होगा। ठीक है, कहता है कि 6 महीने या 10,000 रुपए, लेकिन यहां आपका प्रोसिक्यूशन वही लोक सेवक संबंधित जिसे आपने सूचना नहीं दी। ऐसा तो रोज ही होता, कत्ल होता, लोग बताते ही नहीं, लेकिन किसी का प्रोसिक्यूशन नहीं होता। ठीक है, पुलिस नहीं करती है, क्योंकि वही बात है ना, उसने नहीं दी ये अलग बात है, उसने डर के कारण नहीं दी ये अलग बात है, ये अलग बात है। कहते उत्पीड़न के कारण रिश्वत देने वाला व्यक्ति सह अपराधी नहीं है, रिश्वत देने वाला व्यक्ति ये सह अपराधी है। आदमी काम तो कराएगा ही अपना, तुम करो पैसे दो तभी करेंगे, तुम तो उत्पीड़न कारण दे रहा है बेचारा। रिश्वत देने का काम हमारे जैसे लोग करते हैं, कौन जाए यार, तुम पैसे पकड़ो कर देना, अब हमने रिश्वत दी है, रिश्वत देने का काम हमारे जैसे लोग करते हैं, उसे मांगे भी नहीं, फिर भी हमें पता है रिश्वत ही है, इसे दे देंगे आराम से कर देगा, तो पहले ही पैसे पकड़ा दिए, इसे पकड़ो तुम्हारा करके हमारे घर दे जाओ। ये हमने उत्पीड़न कारण नहीं दिया, तो यहां पर हम दोषी हैं। उत्पीड़न कारण देने वाला रिश्वत सह अपराधी ये नहीं होता। ठीक है, तो उसने सूचना नहीं दी, ठीक है, ये अलग बात है, और उसने डर के कारण सूचना नहीं दी कि पुलिस पता नहीं हमें ही बंद कर दे, और अक्सर यही होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि वे सूचनाएं जिनका नागरिकों द्वारा दिया जाना धारा 39 और 40 सीआरपीसी या संभवतः धारा 33 और 34 बीएनएस अपेक्षित करती हैं, वे सूचना रोज लोग नहीं देते और रोज उनका प्रोसिक्यूशन नहीं होता। उसका कारण ही यही है, क्योंकि उन्होंने सूचना नहीं दी, ये नहीं कहा जा सकता, उन्होंने डर के कारण सूचना नहीं दी ये। ठीक है, और कहता है दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना इत्तला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 394 जहां तक हमें याद पड़ता है इस बात से संबंधित कि जब आपको दोष सिद्ध किया जाएगा, तो अगर पूर्वतन भी आप दोष सिद्ध हो चुके हैं तो अपने पते की सूचना आप पुलिस अधिकारी को शायद देंगे, शायद यही लिखा है, और उसमें आपने गलत उलट पता दे दिया तो आपने ज्यादा सीरियस बात की है, इसलिए यहां फिर सजा बढ़ जाएगी।
तो कहता है कि दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसके बाद 6 मास तक की हो सकेगी। बाकी दंडवंड जो कुछ मिल रहा है सो तो मिलेगा ही, यहां गलत सूचना आपने दे दी, सूचना देने में लोप की, ठीक है, लोप किया। अब मिथ्या इत्तला देना, प्रकार बदलते जाते हैं, बाकी बातें हो रही हैं। अभी तक दी नहीं सूचना, अब मिथ्या दे दी, ठीक है, दी तो झूठ दी। ये पहले 177 था। कहता है जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, आप वैध रूप से आबद्ध भी हैं, विषय पर सच्ची इत्तला के रूप में ऐसी इत्तला देगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है, या जिसका मिथ्या होने का विश्वास करने का कारण उसके पास है। यह तो आप जानते ही हैं कि झूठ है, और या आपको मालूम है कि यह झूठ हो सकती है, उसके झूठ होने का विश्वास करने का कारण ये आपके पास मौजूद है, यानी पर्याप्त हेतु तो आपके पास मौजूद है कि आप ये सोचें कि अमुक इंफॉर्मेशन विच इज गोइंग टू बी सप्लाइड बाय मी टू पब्लिक सर्वेंट वो फॉल्स भी हो सकती है। तो जब तक आपको उसके कंटेंट पता ना लगे तब तक आपको नहीं देनी चाहिए, लेकिन आप अगर देते हैं तो ठीक है। एक मास और एग्रावेटिंग सर्कमस्टेंस की आपके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर किसी अपराध का निवारण हो सकता था या अपराधी को पकड़ा जाना यह संभव था, और आपने मिथ्या इत्तला दी इसलिए वो हो ही नहीं पाया, तो फिर ज्यादा 2 साल सजा या जुर्माना या दोनों। दृष्टांत आप देखेंगे तो बात एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हत्या हुई है काखंड में और आप बता रहे हैं सांप ने काट लिया, आपको मालूम है हत्या हुई है और आप बता रहे हैं सांप ने काट लिया, ठीक है। अब हो सकता है हत्या इस ढंग से हुई हो, क्योंकि हत्या करने के लिए गोली मारना जरूरी नहीं है, और अगर गोली मारी गई तो तुम यह भी बता भी नहीं पाओगे कि सांप ने काट लिया, क्योंकि गोली का घाव तो अलग दिखेगा। हत्या की ही इस ढंग से गई कि सांप जहरीला उसके ऊपर फेंका गया और उसने उसे काटा, इसी ढंग से हत्या हुई है। तो हत्या के लिए तो ये कहता है जो कोई अति संभाव्य होना चाहिए काम, अति संभाव्य। आपने जो सांप फेंका वो दुनिया का सबसे जहरीला सांप था, ठीक है ना, जिसके लिए वो ब्लैक मांबा और जाने कौन कौन से बताए जाते हैं, वो आपने फेंके और उसने उसे काटा, और तुम बता रहे हो हत्या नहीं हुई, वो तो फेंका थोड़ी, सांप निकला काट लिया। अब ये दुर्घटना है और वो हत्या है, आप जानते हैं, तो काखंड लागू होगा। आपने मिथ्या इत्तला दी है, जिसने हत्या की वो तो 302 में नपेंगे ही, तुम 212 में नप सकते हो अगर संबंधित लोक सेवक ये पाएगा कि आपका प्रोसिक्यूशन जरूरी है, क्योंकि आप इस ढंग की हरकतें अक्सर करते रहते हैं, ठीक है। यह कहता है कि जो डकैती पड़ रही है, अगर आप समय सूचना देते हैं तो पकड़ लिए जाते डकैत, तुम इतना मिथ्या दे रहे हो कि इधर नहीं इधर गए, जब तक पुलिस इधर गई तब तक वे इधर से 200 किलोमीटर दूर निकल गए, पकड़े ही नहीं गए, ठीक है। तो अपराध का होना या अपराधी पकड़े जाने का निवारण आपने मिथ्या इत्तला देकर किया है, तो काखंड से आप शासित होंगे, ठीक है। आप आगे कहता है शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना, जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। आपसे कहा जा रहा है शपथ लीजिए, यह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान कीजिए कि जो हम कहेंगे, आप नास्तिक को मत लो शपथ, लेकिन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान तो करोगे कि हम जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। लोक सेवक सम्यक रूप से आपसे अपेक्षा कर रहा है कि कहिए, आप नहीं कह रहे हैं। अक्सर वहां कोर्ट में नहीं कहते हैं लोग, क्योंकि उन्हें लगता है, तो उन्हें हंसी आती है जब ये कहलवाया जाता है, उन्हें लगता है कि नाटक है, क्योंकि पिक्चरों में देखते रहते हैं, तो उन्हें लगता है ये नाटक है। फिर उन्हें हड़काया जाता है कि कहो, मुंह से जो हम कह रहे हैं वो कहो, दोहराओ, तब वो दोहराते हैं। उसमें उनकी गलती नहीं होती है, क्योंकि उन्हें लगता है नाटक सा है, लेकिन वो कहलाया तो जाएगा, क्योंकि उससे आपके कॉन्शियस को आवाज दी जाती है। यद्यपि आप इतने बेशर्म हो चुके हैं कि कॉन्शियस तो मर ही चुका है, ठीक है, कॉन्शियस नाम की कोई चीज तो आपके अंदर बची नहीं, इसलिए खड़े होकर कह देते हो। जैसे लोग कहते हैं ना, मुसलमान कुरान की कसम झूठ नहीं खाएंगे, उन रोज खाते हैं, रोज प्रतिदिन कुरान पे कसम रख, अल्लाह कसम कुरान पर हाथ रख के कह रहे हैं जो कहेंगे सच कहेंगे।
हालांकि हमारे दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो सच ही कहते हैं, क्योंकि हमारी तो परिभाषा सच की ये है ही नहीं। हमारी, या सच ही कहते हैं ये ना कहें, अक्सर वो सच कह रहे होते हैं ये कहें, क्योंकि ये तो ठीक है कि 90% मामलों में जो अभियुक्त के कटघरे में खड़ा है उसने अपराध तो किया है, ठीक है, अपराध तो किया उसने। ये सही है कि अपराध के समय वो मौजूद नहीं था, लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि अपराध के समय वो मौजूद नहीं था तो कानून की तकनीकों का फायदा उठाकर ये मिस्टर दोषमुक्त अभी हो जाएंगे। तो सत्य की एक डेफिनेशन ये भी है कि सत्य वही है जो कल्याणकारी हो, सत्य वही है जो सुंदर हो। तो सत्य अगर ये छूट जाएंगे तो इसमें समाज का कल्याण तो नहीं होगा। तो सत्य यही है कि ये कहा जाए मौके पर मौजूद थे और इन्होंने मेरी आंखों के सामने मारा है, क्योंकि कानून की अपेक्षा यही है। तो मेरे हिसाब से तो वो सत्य ही कहते हैं, लेकिन जो कह रहे होते हैं खुद उनके विश्वास से वो सत्य नहीं कह रहे होते हैं, क्योंकि खुद वो भी बताते हैं कि हमें तो वकीलों ने झूठ बोलना सिखाया। इसका मतलब वो ये जानना है अपनी समझ में कि वो झूठ बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से तो वो सत्य ही कह रहे हैं। इसलिए हमें तो उस कसम को लेकर वो कहने में कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन स्वयं उनके दृष्टिकोण से देखें तो उसमें आपत्ति है, क्योंकि वो खुद उसे झूठ मानना है। हम तो यही कहेंगे, खूब गंगा में खड़े होकर कह दो हमने हम तो आंखों सामने देखा इनने मारा, क्योंकि इस मामले में तो हमारे आदर्श कृष्ण है। खुद उन्होंने खड़े होके कहा कि कुछ नहीं, कह दो। अरे जब तुम ऐसी स्थिति में खड़े हो कि तुम्हें मार ही नहीं पाएंगे और तुम जब तक जिंदा तब तक अधर्म की पराजय संभव नहीं, तो तुम्हें मारे कैसे? यही करना पड़ेगा। तो वो सत्य ही है, और वो 100 सत्यों से ज्यादा सुंदर सत्य है। सत्य की यही परिभाषा थोड़े है कि तथ्य जैसे ही हैं उनका वैसा ही वर्णन कर दिया जाए, ये सत्य की परिभाषा थोड़ा ही है, या यूं कहें ये सत्य की एकमात्र परिभाषा थोड़ा ही है। इससे तो धूर्त फायदा उठाएंगे, इससे तो धूर्तता और दुष्टता समाज में कई बार बिना दंड के बच जाएगी, और अक्सर ऐसा होगा। इसलिए मेरे हिसाब से तो ठीक है। तो आपसे जब कहा जाता है शपथ लीजिए या प्रतिज्ञान कीजिए और आप नहीं करते हैं, और वो जो अपेक्षा कर रहा है वो सम्यक रूप से अपेक्षा कर रहा है, यानी वो वैसी अपेक्षा आपसे करने को सशक्त है और आप नहीं कर रहे, तब फिर इस धारा में आपका प्रोसिक्यूशन हो सकता है। जो कोई सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा अपने को आबद्ध करने से इनकार करेगा, आप प्रतिज्ञान नहीं करना चाहते, आप शपथ ही नहीं लेना चाहते, जबकि उससे अपने को इस प्रकार आबद्ध करने की अपेक्षा ऐसे लोक सेवक द्वारा की जाए जो यह अपेक्षा करने के लिए वैध रूप से सक्षम है कि वह व्यक्ति अपने को इस प्रकार आबद्ध करे, वह सादा कारावास से, ठीक है, जो जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, जुर्माना जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। इस बात को यहीं तक रखेंगे और हमें लगता है कि कल ईश्वर चाहेगा तो हम इसे समाप्त कर पाएंगे, इस चैप्टर को, और फिर आगे देखेंगे जो भी हो।